बाजार बोलता है, इसमें एफआईएसडीआई का डेटा पढ़ते हैं और फिर ग्लोबल मार्केट्स और टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ आते हैं। तो पहले एफआईएसडीआई का डेटा, तो एफआईएस के डेटा में कोई खास परिवर्तन हो नहीं रहा है। आंकड़े बदलते हैं, ट्रेंड नहीं। 2550 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, 4222 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईस करके गए हैं। अब देख लेते हैं आज ग्लोबल मार्केट्स किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स की इस समय की स्थिति देखें तो पहले यूएस मार्केट जो कि कल क्लोज हुआ 0.5% बढ़कर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिका और यूरोप के बीच की टेंशन थी वो कुछ हद तक ईज़ हुई और उसका फ़र्क हमें फ्राइडे, माफ़ कीजिएगा, परसों के सेशन में भी देखने के लिए मिला और कल के सेशन में भी देखने के लिए मिला। बाकी एशियन इंडिसेस भी हरे निशान में कामकाज कर रही हैं, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव ही है। चौथाई परसेंट की ज़्यादातर बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी में करीब 0.5% का उछाल है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो आज अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कामकाज करने वाले शेयरों में तालना सॉल्यूशन करीब 12.5% ऊपर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 9%, मनोरमा करीब 6%, होम फर्स्ट करीब 6% और स्वान कॉर्प करीब 5.5%। ये सभी काउंटर हैं जहां पर कि कुछ ना कुछ वजहों से अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज लूजिंग साइड पर खड़े हुए हैं। तो लूजिंग साइड पर जो खड़े हैं काउंटर, उसमें गोकुलदास एक्सपोर्ट करीब 5% नीचे, मिंडा कॉप 4% नीचे, अग्रवाल आई केयर करीब 4%, प्रीमियर एनर्जी करीब 4% और पूना वाला फिनकॉप करीब 4%। इन सभी में कुछ खबरें हैं, उनसे जुड़ी बातें भी करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जो आज और कल में डेवलप हो सकती है, देखिए ऐसा लगता है कि एफ एंड ओ एक्सपायरी से पहले कुछ पॉजिटिव परिस्थितियां कई बार पैदा होती हैं और वो बार बार जब एक्सपायरी होती है उसके बाद फिर फेड हो जाती हैं। अब दो परिस्थिति पैदा हो रही हैं। एक, रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकने की बातचीत हो रही है और आज एक मीटिंग होने जा रही है यूएई में, जहां पर कि जो रशिया के लोग हैं, अमेरिका के जो डेलीगेशन है और जो यूक्रेन का डेलीगेशन है, वो तीनों मिलेंगे। और ये खबर पुख्ता की है खुद जेलेंस्की ने, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि बैठक आज से शुरू होगी और कल तक चलेगी। ट्रंप के साथ मीटिंग बेहतर रही जेलेंस्की ने खुद कहा, और ट्रंप की टीम पहले रूस से बातचीत करेगी और वो कल यानी कि बृहस्पतिवार वाले दिन अमेरिका से रशिया के लिए निकल भी चुके हैं। तो पहले अमेरिका की टीम रशिया जाएगी, वहाँ पे उनसे बात करेगी और फिर वो यूएई आएगी और यूएई में आके तीनों देशों के जो अधिकारी वर्ग हैं वो मिलेंगे और युद्ध रोकने पर बातचीत होगी। वैसे तो ये भी खबर सर कई बार आ चुकी है और बार बार लगता है कि शायद इस बार युद्ध रुक जाएगा। अगर ये वही वाली बात है कि शेर आया 10 बार बात हुई फिर नहीं आया, तो उसके बाद 11वीं बार लोग सुनना सोचना बंद कर देते हैं। पर हमें बात करनी पड़ती है क्योंकि अगर सही में किसी दिन शेर आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये सर युद्ध रुक जाता, क्या इम्पैक्ट होगा जब हम ट्यूसडे खुलेंगे? आई थिंक ज्यादातर इक्विटी में मैं बड़ा इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स ने ऐसे हेडलाइंस को बहुत बार झेल चुका है, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्काउंटेड लॉट ऑफ थिंग्स। बट मेजर मुझे लगता है कि मेटल्स, क्रूड, वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। मेटल्स ऑलरेडी इतने वोलेटाइल हो चुके हैं, कल के चक्कर में जब देखोगे सिल्वर वीक था, सडनली आज सुबह इतना गैप अप से खुल गया। इवन दो जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होने के कगार में है, और वो जो न्यूज हेडलाइंस बन रहा है कि मीटिंग इन यूएई for settling down all the geopolitical tensions between UAE, EU and as well as Europe and Zelensky। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें देख के थोड़ा वीक होना चाहिए था, बट हो नहीं रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर का, मेटल का मोमेंटम देख के मुझे लगता है कि ये मीटिंग भी शायद जो पुराने मीटिंग्स थे उसके ही टर्म्स पे जाएंगे, और जहाँ पे ट्रम्प इन्वॉल्व कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू सेटल लॉट ऑफ बिग इवेंट्स जो खराब देशों के साथ बीच में हो रहा है। बट आई डोंट थिंक बिग इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स में या इंडियन मार्केट्स में आना चाहिए। सेंटिमेंटल अगर थोड़ा सा गैप अप होके थोड़ा सा सेटल होने के लिए कोशिश करेगा, ये एटलीस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने एनालिसिस में कम हो जाएगा, बस वही चीज हो सकता है। बाकी आई एम वेरी मच न्यूट्रल इन दी आउटपुट। ठीक है सर। तो सर ये जो तेल कंपनियां हैं हमारी, जिन्होंने रशिया से खूब अच्छे से क्रूड खरीदा और अब वो मना कर रही हैं अमेरिका के दबाव में कि हम नहीं खरीद रहे हैं। अब वो सच बोल रही, ये माना ही जाएगा कि वो सच बोल रही हैं क्योंकि रिलायंस ने भी बोला, एमआरपीएल ने भी बोला कि हम तेल नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने पैसा तो खूब बनाया रशिया के तेल बेच बेच कर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर ये युद्ध रुक जाता है तो ये
जो प्रेशर है कि आप रशिया से क्रूड नहीं खरीदोगे, अमेरिका से ही खरीदोगे, ये प्रेशर शायद इंडियन कंपनी से हट जाएगा। इसको मार्केट कैसे लेगा? पॉजिटिवली लेगा या इस तरह से लेगा कि अमेरिका के साथ हम फिर डील करने की तरफ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अमेरिका से हम ज़्यादा तेल खरीदेंगे, तो वेनेजुएला के थ्रू हम हो सकता है तेल खरीदें, अमेरिका से खरीदें, तो वो महंगा तेल पड़ेगा, तो उसको नेगेटिवली लेगा या इस रशियन क्रूड की बाइंग को पॉजिटिवली लेगा? देखो, फिर से रशिया रशिया का क्रूड इंडियन मार्केट्स में आना, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से हिस्टोरिकली आ रहा था वो लेवल तक तो नहीं जा पाएगा, बिकॉज ट्रम्प कहीं ना कहीं उसके ऊपर नजर रखा हुआ है कि फिर से ये जो पूरी बिजनेस डील है रशियन ऑयल विथ इंडियन बिजनेसेस, वो लेवल पे आने के लिए नहीं देने देगा। पर ऑब्वियसली ही विल ट्राई टू पुट की वो जो उनके साथ जो डील करना है वेनेजुएला के ऑयल के थ्रू लिटिल बिट हायर रेट्स, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी डील होगा, रशिया के साथ भी थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल आएगा, राइजिंग दी क्रूड सर्विसेज फ्रॉम रशिया टू जीरो टू सम लेवल। मैंने कल कहीं परसों एक न्यूज भी पढ़ा कि रिलायंस हैज कॉन्टेक्टेड देम कि फरवरी या मार्च के अंदर उनको 2-3 वेजल्स शायद रशिया से आना चालू हो जाएगा। तो वो एक रीजन था कल परसों एक बार जब मार्केट ने लास्ट हाफ में जो रिकवरी दिया था लेड बाय रिलायंस, मुझे लगता है ये न्यूज से आया था। तो there will be some kind of contribution of Russian oil to Indian businesses, but there will be additional US Venezuela oil also to the Indian continental, wherein we will have some kind of averaging prices. तो वो आएगा, इम्पैक्ट तो है, मतलब जिस तरीके से बिजनेस पे इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है, एंजॉय कर चुके हैं ऑल दी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या ऑयल दी फ्रंट लाइन कंपनीज लाइक ओएनजीसी हो या मिस्टर रिलायंस हो, ये सब चीजें एंजॉय कर चुके हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी एडजस्टेड टू द एवरेज ग्रॉस मार्जिन्स टू द कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर अगली खबर की तरफ। अगली खबर है जिसकी वजह से आज पूनावाला फिनकॉर्प गिरा हुआ है और यूनाइटेड स्पिरिट्स में थोड़ी सी जान दिख रही है, वो है आरसीबी की खरीद की दौड़ में आधार पूनावाला आगे आ चुके हैं। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है और यूनाइटेड स्पिरिट्स आरसीबी की टीम रॉयल चैलेंज ऑफ बेंगलोर ये बेचने के लिए तैयार है और इन्होंने नवंबर में ही इस तरह के इंडिकेशन दे दिए थे। $2 बिलियन की ये वैल्यू मांग रहे हैं। 2008 में अगर आप जाओगे तो आरसीबी की जो पुरानी मालिक थे यूनाइटेड स्पिरिट्स ही थे, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स के जो मालिक थे वो थे विजय माल्या साहब, और ये 2008 में 700 करोड़ रुपए में इन्होंने आरसीबी के लिए बिड की थी, जो कि इन्होंने जिसके राइट्स इन्होंने टीम ही बनाई थी, पूरा फ्रेंचाइज बनाई थी, और 700 करोड़ रुपए में इनको बीसीसीआई से राइट्स मिले थे। अब 700 करोड़ रुपए की चीज़ $2 बिलियन में बिकेगी तो बेनिफिट जो होगा वो यूनाइटेड स्पिरिट्स को होगा, क्योंकि ये जो पैसा है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स की बुक्स में जाएगा। हालांकि किंगफिशर के डिफ़ॉल्ट के बाद 2012 से डियाजियो यूनाइटेड स्पिरिट्स की मेन होल्डर बनी हुई है प्रमोटर होल्डिंग में। सर कैसे देख रहे हो यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर को वर्सेस पूनावाला फिनकॉर्प को? एक को कैश मिलेगा, एक के यहाँ से जाएगा। हालांकि ये पुष्टि नहीं है कि पूनावाला फिनकॉर्प को ही कैश देने वाली है, लेकिन हाँ आधार पूनावाला जो उसके प्रमोटर हैं उन पर एक प्रेशर जरूर आएगा $2 बिलियन पे करने का। कैसे देख रहे हैं सर दोनों शेयर्स को और इस खबर को? देखो, ये ऑलरेडी यूनाइटेड स्पिरिट्स में मुझे लगता है कि उनके पूरे वैल्यूएशन के मैट्रिक्स में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। मतलब $1.52 बिलियन वाज द एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज फॉर द आरसीबी डील, तो वो मुझे लगता है कि ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो जो डील होगा उस दिन शायद एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट ऑफ 5 to 6% का मोमेंटम आ सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। बट अगेन पूनावाला का आई थिंक पूनावाला ग्रुप वाइज एक अनाउंसमेंट हो सकता है कि दे विल बी कमिंग अप विद दिस डील। बट अगर पूनावाला फिनकॉर्प के ऊपर प्रेशर आएगा, आई डोंट थिंक दैट विल कम इनटू देयर बुक्स और उनके बुक से जाएगा। द प्रमोटर्स विल हैव सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर टू मेक श्योर कि दैट मनी इज बीन एडजस्टेड टू यूनाइटेड स्पिरिट्स। कुछ स्ट्रक्चरल डील हो सकता है इनके बीच में, बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि ये तो एक एटलीस्ट एक बड़ा कैश काउ हो जाएगा मिस्टर यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए, और जो भी उनके डेट्स हैं वो सब चीजें क्लियर हो जाएगी और ह्यूज कैश फ्लो will help them to do lot of capex to improve their beverages businesses. So overall sentimentally positive on the United Spirits. सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 2471% और सालाना रिटर्न है 154%। मतलब आरसीबी बनाने पर इनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिल रहा है करीब करीब 17,300 करोड़ रुपए का। 700 करोड़ रुपए में फ्रेंचाइज बनाई, 18,000 करोड़ रुपए, अगर 90 रुपए के हिसाब से भी डॉलर की वैल्यूएशन ले लें तो करीब 18,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन बनती है। अब 18,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाएगी
उसमें 700 करोड़ का कुल इन्वेस्टमेंट था, तो करीब करीब आप समझो कि 17,300 करोड़ रुपए की वैल्यू तो ऊपर बढ़ गई। और 16 साल में रिटर्न देखोगे तो करीब 2471 करोड़ आता है। 16 से डिवाइड कर लोगे तो पर एनम रिटर्न मोटा मोटा 154% आता है। CAGR नहीं ले रहा हूँ मैं, केवल एक एवरेज रिटर्न देख रहा हूँ, 154% है। सर बढ़िया इन्वेस्टमेंट करके गए विजय माल्या जी। ऑब्वियसली यस, आई थिंक आज के तारीख में इन्वेस्टर्स को शायद स्पेशल डिविडेंड भी मिल सकता है अगर ये बुक्स में पूरा रिफ्लेक्ट होता है तो। बिल्कुल ठीक है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।